नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं बना रहा हूं। और ये देखा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बाढ़ सी आ गई है झूठे मुकदमों की। अब चाहे वो मुकदमे दहेज हत्या के हों, आईपीसी 304B, चाहे वो झूठे मुकदमे बलात्कार के हों, आईपीसी 376, 376D, और आजकल कुछ और भी केसेस मेरे पास आ रहे हैं जिसमें आईपीसी 366A, 366, 363, ये भी बहुत गंभीर मामले होते हैं। और पॉक्सो के केसेस, झूठे पॉक्सो के केसेस, और ऐसे केसेस जिसमें मुझे डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है। तो आज मैं इन मुद्दों पर बात करना चाहता हूं साथियों आपसे। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है या आप उस अपराध में शामिल नहीं हैं तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, ना किसी अपराधी से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, सारी हाई कोर्ट कहती है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है कि जब हमने कोई अपराध नहीं करा तो हमें डर किस बात का है। बट मैं समझ सकता हूं कि जब इस टाइप के झूठे मुकदमे, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे वो दहेज हत्या के हों, चाहे वो पॉक्सो बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले हों, या किडनैपिंग के मामले हों, या चोरी के हों, या कोई भी मामले हों, इसमें हमें सामाजिक तौर पे किस तरह का व्यवहार मिलता है या फेस करना पड़ता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथियों, हमारे पास कानून है, हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा हूं। हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। हमें अपने वकीलों पर विश्वास करना चाहिए। मैं अच्छे वकीलों की बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल जेन्युइन वकील होते हैं, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए और अपनी बात को बिल्कुल सही ढंग से उनको बताना चाहिए। और क्योंकि झूठे मुकदमे का कोई भी शिकार हो सकता है, और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आपका व्यवहार आपके पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपके पड़ोसियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज कोई अत्याचार आप पर हुआ है तो कल हो सकता है उनका नंबर भी आ जाए। और इस चैनल को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये जो चैनल बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के लिए बनाया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सेशन कोर्ट की जजमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बेसिक कानून की नॉलेज हमें होनी चाहिए कि पुलिस हमें कब अरेस्ट कर सकती है, कब अरेस्ट नहीं कर सकती है, कब वारंट के साथ अरेस्ट कर सकती है, कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, क्या पुलिस हमें थाने बुला सकती है, या पुलिस थाने हमें नहीं बुला सकती है, या पुलिस हमें बिना नोटिस के थाने बुला सकती है, या पुलिस आपको कहीं से भी उठा के और कहीं भी दिखा सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सवाल मेरे से किए जाते हैं और मैं इनका बखूबी जवाब देता हूँ। बट मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा गढ़ा गया है, मढ़ा गया है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें, अपने विटनेसेस पे काम करें, ठीक है। और ये देखें कि जिस समय और वक्त की वो बात करें, उस समय आप कहाँ पे थे, क्योंकि आपको अपने आप को डिफेंड तो करना ही है ना। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो विवादी पक्ष होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन, मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर है, जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको प्रूव करना होता है जो आपके ऊपर वो आपराधिक धाराएं लगा रहे हैं। अगर वो रेप की धारा लगा रहे हैं तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये रेप हुआ है, ये पॉक्सो हुआ है, ये दहेज हत्या हुई है। और मैं हमेशा ईश्वर से दुआ करता हूं कि ईश्वर किसी को भी कोर्ट
कचहरी या हॉस्पिटल का मुंह मत दिखाना। मैंने लोगों को बिलखते दुखी होते हुए देखा है। साथियों, मैं आपकी मदद कर सकता हूं आर्गुमेंट के अंदर, क्रॉस के अंदर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आर्गुमेंट में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, सबूत जुटाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप हमारी सलाह ले सकते हैं। हमारे काबिल वकील, बहुत ही अच्छे वकील हर हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में हूं, सेशन कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में भी हमारे एडवोकेट काम करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले बोली हैं, कि जो सीआरपीसी है हमारा, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा, उसको पुलिस जो आईओ होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कोलकाता हाई कोर्ट में 2 लोगों को बेल पर रिहा करा कोलकाता हाई कोर्ट ने, क्योंकि वहाँ पे सीआरपीसी 41B का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया। अब आप पूछेंगे 41B क्या होता है? 41B ये होता है कि जहाँ से पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है, वहाँ पुलिस को मेमो बनाना पड़ेगा, अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा वो किस लिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपको एफआईआर या कंप्लेंट की कॉपी उनको दिखानी पड़ेगी आपको, और किस समय कहाँ से वो अरेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे अरेस्ट मेमो बनाएंगे। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि अरेस्ट मेमो पुलिस बनाती नहीं है, आपको थाने बुला लेती है किसी न किसी बहाने से, और वहाँ पे आपको अरेस्ट दिखाती है और वैसे ही अरेस्ट मेमो पे साइन कर लेती है। बट अरेस्ट मेमो पे साइन या तो कोई फैमिली मेम्बर करेगा, या वहाँ का कोई गणमान्य व्यक्ति साइन करेगा, या कोई विटनेस उस पर साइन करेगा। विटनेस के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है अरेस्ट मेमो पे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने 2 लोगों को बेल पर रिहा कर दिया। 41A का नोटिस सब करना जरूरी है। अगर 7 साल से कम के कोई अपराध है, उसमें 41A का, सीआरपीसी 41A का नोटिस सब करना कंपलसरी है। अनिश कुमार की जजमेंट है 2014 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सलीके से कुछ गाइडलाइन इशू करी हैं अरेस्ट को लेके। और आपको पता होगा कि जोगिंदर सिंह वर्सेस का एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हर जगह, हर थाने में जहाँ भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती है, वहाँ पे सीसीटीवी का कैमरे का होना विद ऑडियो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर कभी इस तरह से फंस जाते हैं तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर हमारी टीम से बात करें, डिस्कस करें। हो सकता है कि आपकी जो समस्या है उसमें हम आपके सहभागी बन सकें और उसकी समस्या का हल निकाल सकें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है और बहुत जेन्युइनली बात करता हूँ मैं। आपने देखा होगा मैं कोई धाराओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि केस को समझना, चार्जशीट को समझना, एफआईआर को समझना, विटनेस को समझना, 161 के क्या बयान है, 164 के क्या बयान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, विसरा रिपोर्ट क्या कहती है, विटनेसेस क्या कह रहे हैं, पुलिस ने कहाँ जानकारी ली है, पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन करी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं। और अगर लगता है, और ऐसा देखा गया है साथियों, कि पुलिस जो आप तथ्य देते हैं, आप साक्ष्य देते हैं, एविडेंस देते हैं, उस पर काम ही नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती, और उस समय आप हताश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, उनके सीनियर अधिकारी होती हैं, एसपी, डीएसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर्स हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपके साक्ष्य पर काम नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा में काम नहीं कर रही है, तो आप उसके बारे में भी कोर्ट के माध्यम से जवाब सवाल पुलिस से कर सकते हैं, आईओ से कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें अपने दिमाग से डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डर है यही आदमी को आपराधिक बना देता है। और मैंने कई बार देखा है कि जब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो लोग अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। किस लिए? अगर आपके खिलाफ एफआईआर बन गई है तो उसमें से ना किसी का नाम निकाला जा सकता है, ना किसी का नाम डाला जा सकता है, ना उसमें कोई धारा ऐड करी जा सकती है, ना कोई धारा निकाली जा सकती है। ये सारी जो ताकत है, ये पावर सिर्फ कोर्ट के हाथ में होती है, अदालतों के हाथ में होती है। पुलिस अधिकारी या पुलिस ऑफिसर उसमें कुछ नहीं कर सकता। एक बार अगर आपकी एफआईआर बन गई, एफआईआर बनने के बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपकी एफआईआर लगा सकती है कि भाई जिस वजह को लेके आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, इसमें पुलिस को कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस आपकी एफआईआर लगा सकती है, क्लोजिंग रिपोर्ट भी लगा सकती है। लेकिन जो आपराधिक, जिस पर ऊपर अपराध हुआ तो वो उसको चैलेंज भी कर सकता है, उस पर प्रोटेस्ट कर सकता है वो। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि पुलिस ने अगर क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी तो आपके खिलाफ एफआईआर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एफआईआर
रद्द करने की जो पावर है वो सिर्फ सुप्रीम हाई कोर्ट के पास है। क्वेश्चन करने की पावर हाई कोर्ट के पास है। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है तो प्लीज आप ट्रायल का वेट मत कीजिए, और आप किसी चीज का वेट मत कीजिए, आप सीधा हाई कोर्ट की शरण में जाइए। हमारे एडवोकेट बैठे हाई कोर्ट के अंदर, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं एफआईआर से पहले भी और एफआईआर के बाद भी। अगर एफआईआर से पहले आपको पता लगता है या आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दे दी गई है, या आपको लगता है कि कुछ साजिश आपके खिलाफ रची जा रही है, आपको प्रूफ होना चाहिए इस चीज के। आपके पास प्रूफ होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है और आपको लगता है कि आपको अरेस्ट होने के चांसेस है, आपके खिलाफ पॉक्सो का या रेप का या दहेज हत्या कुछ मामला दर्ज होने की कोशिश हो रही है ना, तो आप प्लीज इसका इंतजार ना करें। बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि पुलिस आपको अरेस्ट करे, बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि कोर्ट आपको सजा सुनाए, बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि आपको जेल जाना पड़े। जैसे ही आपको पता लगता है इसके बारे में, आप हमारी टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा डायरेक्ट है 9873005424, 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी नॉमिनल कंसल्टेंसी फी होती है जो केस के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे टाइम टू टाइम जैसे केस आपका डिस्कशन होगा। लेकिन एक ही समझदारी आपने करनी है कि जो आपके केस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जितना नमक डालेंगे उतना खाना नमकीन हो जाएगा, या जितना चीनी डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी। तो सब कुछ सेम होता है, कोर्ट कचहरी में सेम होता है। जो वकील होते हैं वो आपके बहुत अच्छे वकील होने चाहिए, उनको कानून की नॉलेज होनी चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनको केस को रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि जज साहब के सामने कैसे केस को रिप्रेजेंट करना है, और जो वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं क्या आपने उसको पढ़ा है। आप जो भी पटिशन बनते हैं उसको जरूर ध्यान से पढ़ें कि जो आप कहना चाहते हो वो पटिशन में लिखा है या नहीं लिखा है, या जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके एविडेंस है, क्या उसको पटिशन में डाला गया है या नहीं डाला गया है। इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अच्छे वकील की तलाश करें। अच्छे वकील ही हैं जो आपको बचा पाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक बार केस खराब हो गया तो उसको करेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार कोई डॉक्यूमेंट हम जमा कर देते हैं कोर्ट में तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने हमेशा कहा है कि जो झूठी केसेस होते हैं वो बुनियाद कभी मजबूत हो ही नहीं सकती, वो बुनियाद हमेशा गिरेगी और वो केस कोलैप्स होंगे। एक घर होता है साथियों, अगर हम उसकी बुनियाद को कमज़ोर तरीके से खड़ा करेंगे तो क्या होगा, वो घर गिर जाएगा। तो सेम चीज़ केसेस में भी होती है कि अगर आपको लगता है कि आपके केस बेबुनियाद है तो आपको पता है कि केस एक जरूर कोलैप्स होगा, क्योंकि सत्य की जीत होती है। हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर की बात करते हैं, हम उनकी फ़ी पे करते हैं, और एक अच्छे डॉक्टर से हम सलाह मशवरा करते हैं और उसकी एडवाइस को मानते हैं। तो ये सेम चीज़ लागू होती है एडवोकेट के ऊपर भी। आप अच्छे एडवोकेट की तलाश करें, उससे बातचीत करें और कोशिश करें कि वो क्या समझा रहा है, क्या समझने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और मैं बड़ी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर आप जिम्मेदार हैं और आपके केस के बारे में फैक्ट्स जो इशू होते हैं, अगर आपको उनके बारे में अच्छी नॉलेज है और आपका एडवोकेट जो है वो चीज़ को समझ पा रहा है, तो आपकी बेल भी होगी, एंटीसिपेटरी बेल भी होगी, रेगुलर बेल भी होंगी, केस आपका क्वेश भी होगा। और दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची वो जेल के अंदर होंगे। आप आजमा के देख लीजिए मेरे को। हम यही काम करते हैं कि झूठे केस जो करते हैं उनको पहले जेल पहुंचाने की तैयारी करवाते हैं। उनके खिलाफ भी काउंटर एफआईआर होंगी, उनके खिलाफ भी सबूत जुटाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी रिकॉर्डिंग पेश की जाएंगी कोर्ट के अंदर, और साथ साथ अपना मुकदमा तो हम खारिज कराएंगे, पर उसको भी जेल भेजेंगे। क्योंकि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसमें सेक्शन है इस चीज़ को लेके कि कोई भी आपके खिलाफ अगर झूठे मुकदमे बनाता है, झूठे दस्तावेज देता है, झूठे विटनेसेस देता है, झूठी रिपोर्ट बनाता है, या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको मिसलीड करता है, कोर्ट को मिसलीड करता है, तो साथियों 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा है। और इस अत्याचार के खिलाफ हमने अपनी आवाज़ उठानी है कि ऐसे झूठे केसेस के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस सब चीज़ों को लेके बहुत सख्त हैं और बहुत दुखी भी हैं। और आपने देखा होगा टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो भी हो, वो टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस इशू करती हैं।
और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको फॉलो करना चाहिए। बस मैं हूँ आपका साथी। ये एक वीडियो मैंने बनाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, नॉलेज शेयर करो यार, आगे बढ़ाओ लोगों को। हमने गरीबी मुक्ति आंदोलन छेड़ा हुआ। गरीबी मुक्ति कैसे होगी? जब हम एक दूसरे से हाथ जोड़ के चलेंगे, हाथ मिला के चलेंगे, तो आगे बढ़िए। आजकल तो डिजिटल जमाना है। बस व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आजकल तो हर आदमी एक पत्रकार हो गया है। आप एक कूड़े वाला क्या, कोई भी हो, इवन आज की डेट में तो भिखारी भी मोबाइल लेकर घूमता है। तो आपके पास भी मोबाइल है, कहीं भी अत्याचार हो रहा, सीधा रिकॉर्डिंग करना शुरू करें। आंख और कान खोल कर रखो बॉस। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी है। नहीं, कब तक आप इस गरीबी जिंदगी में जीते रहोगे? कब तक इस लाचारी जिंदगी में जीते रहोगे? जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई ऐसे अपशब्दों का यूज़ नहीं करा होगा। लगा हो तो मैंने कोई ऐसे अपशब्दों का यूज़ करा तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। बट हमेशा आपसे मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा। और बस यही है, आप लोगों के लिए काला कोट पहना है, गरीबों के लिए काला कोट पहना है। गरीबों की मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे वकील भाई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। उसके लिए हम लोग कहते हैं यार चलो गरीबों की सेवा करो, मदद करो यार। ईश्वर है ना, ईश्वर देख रहा है ऊपर से, वो मदद करेगा हमारी, आपकी मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बढ़ते रहिए आप।